नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तेजस स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के एनसीईआरटी के 5वें चैप्टर को, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग कोशिका के बारे में, कोशिका के प्रमुख अंगों के बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, और कोशिका विभाजन के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई सा भी पॉइंट आपके मिस ना हो और सारा चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आए। बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कोशिका के बारे में कुछ सामान्य जानकारी कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, इन सब के बारे में। तो कोशिका के अध्ययन की जो शाखा होती है उसको हम लोग हिंदी में तो कोशिका विज्ञान कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको साइटोलॉजी कहा जाता है, या फिर साइंस के अंदर जो है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। और जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। और कब की थी कोशिका की खोज? 1665 में की थी। उसके बाद बात करें दोस्तों, जब ये मृत कोशिका थी तो जीवित कोशिका की खोज किसी ने की होगी। तो जीवित कोशिका की खोज की थी दोस्तों ल्यूहेन हॉक नाम के वैज्ञानिक ने। कोशिका के अंदर दोस्तों एक केंद्रक होता है, उस केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। ये बड़ा सा पिंक कलर का आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये केंद्रक है। और इस केंद्र की खोज किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका के अंदर आपको पता है ये पीले कलर का पदार्थ जिसको हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य भी इसको बोलते हैं। इस जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, या जीव द्रव्य के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो 1839 के अंदर पुरोकंज ने बताया था। तो सामान्य जानकारी आपको मिली होगी कि कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, जो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी, और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरोकंज ने। अब दोस्तों दो वैज्ञानिकों के नाम हमारे आते हैं, स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोई बड़ा सा सिद्धांत नहीं, नॉर्मल सा है। ये स्लाइडन है और ये स्वान है। इन्होंने क्या कहा था? स्लाइडन ने कहा था कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल, और स्वान ने कहा था कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। यानी कि इन्होंने ये कहा था कि जंतु और पौधे दोनों किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और यह जीवन की मूलभूत इकाई होती है। और उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चो। विर्चो ने क्या बताया था? ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि जो सेल आती है, जितनी भी सेल बनती है, जितनी भी कोशिकाएं बनती है, वो कहां से बनती है? पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। तो विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। यानी कि पहले जो कोशिकाएं थी उन्हीं कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है। अब बात करें दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। थोड़ा छोटा सा डिफरेंस मैं आपको यहां बता देता हूं दोस्तों, यहां समझे। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये यूकैरियोटिक कोशिका। जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर दोस्तों होता है न्यूक्लियस, केंद्रक होता है। और केंद्र के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या हिंदी में उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जिस कोशिका के केंद्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और जिस कोशिका के चारों तरफ, कोशिका के केंद्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस कोशिका को हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और छोटा सा डिफरेंस और हो सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो व्यास होता है, यानी कि जो इनकी साइज होती है वो कम होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका की साइज या फिर व्यास जो है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिका में विकसित केंद्रक नहीं होता, और केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती। विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता और केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण पाए जाते हैं, और केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ स्पष्ट केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, और अस्पष्ट केंद्रक किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। और कुछ और बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि केंद्रक होता ही नहीं है, होता है तो स्पष्ट नहीं होता। और उस अस्पष्ट केंद्र को क्या कहते हैं? तो बैक्टीरिया के अंदर अस्पष्ट केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्रकाय बोलते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं दोस्तों। तो आप इमेज से देख सकते हैं दोस्तों,
ये जो है हमारा न्यूक्लियस होता है, जो सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिका का है, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो न्यूक्लियस है इस प्रकार से बिखरा हुआ होता है, इसके ऊपर कोई केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, और न्यूक्लियोइड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रकाय कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के लिए आवश्यक घटक होता है, आपको पता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, जो पत्तियों का हरा रंग जो है प्रदान करता है। तो क्लोरोफिल जो है बैक्टीरिया यानी कि जो एक कोशिकीय या फिर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जिनके अंदर कोशिका प्रोकैरियोट होती है, उनमें जो क्लोरोफिल होता है वो एक थैले जैसी संरचना के अंदर बंद होता है। उनका जो क्लोरोफिल होता है वो एक थैले जैसी संरचना, जिसको हम लोग पुट्टिका कहते हैं, उसके अंदर बंद होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो क्लोरोफिल होता है वो प्लेस्टिड के अंदर पाया जाता है। और प्लेस्टिड क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मोटा मोटा जानकारी दोस्तों वापस सुन लें। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती और अस्पष्ट केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, क्योंकि इस केंद्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर अस्पष्ट जो केंद्रक होता है, उस अस्पष्ट केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रकाय कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। साधारण सा अंतर है दोस्तों, यहां से आप पढ़ लें, मैं समझा देता हूं कि कोशिका की संख्या एक कोशिका में एक कोशिका होती है और बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं ज्यादा होती है। कार्य, एक ही कोशिका सभी कार्य को करती है एक कोशिकीय जीवों में। इसके लिए जो है बहुकोशिकीय जीवों के अंदर अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। कार्य का विभाजन एक कोशिकीय जीवों में नहीं होता, यानी कि विभाजन किस में करेंगे, अलग अलग लोग ही नहीं है। तो अगर आपके पास 10 लोग हैं तो आपको अलग अलग काम 10 लोगों को दे सकते हो। अगर आपके पास एक ही व्यक्ति है काम करने के लिए तो सारा काम उसी को करना होगा। उसी प्रकार एक ही कोशिका है तो श्रम का विभाजन यानी कि कोशिका कार्य का जो बंटवारा नहीं होता। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों के अंदर जो है कार्य का बंटवारा होता है, क्योंकि हर कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। जैसे हमारी मांसपेशियों के लिए मांसपेशियों की कोशिकाएं होती है, हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के लिए तंत्रिकाओं की कोशिकाएं होती है। लेकिन जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है, उसके अंदर सभी कार्य करने के लिए सिर्फ एक ही कोशिका होती है। जनन जो होता है एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका के द्वारा ही होता है। इसके लिए जो है बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिसको हम लोग जो है जनन कोशिकाएं कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, एक कोशिकीय जीवों में सारे जितने भी काम है वो सब एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, जनन हो, उत्सर्जन हो या फिर किसी भी प्रकार का कार्य। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में हर प्रकार के कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है। आयु की बात करें तो एक कोशिकीय जीवों की जो कोशिकाएं हैं वो उनकी आयु कम होती है और बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं की आयु लंबी होती है। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं, छोटा सा डिफरेंस आप समझ गए होंगे। कोशिका जो होती है वो बनी किसकी होती है। कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य से मिलकर बनी होती है। क्या क्या होता है तो दोस्तों ये आपको चारों तरफ कवरिंग दिख रही है, इस कवरिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और ये बीच में जो पिंक कलर का दिख रहा है बड़ा सा, ये दोस्तों क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक के साथ साथ ही बीच में पीले कलर का जो द्रव्य दिख रहा है इसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनी होती है। और ये कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे डॉट डॉट बहुत सारे आपको कोशिकांग दिख रहे होंगे। तो कोशिका द्रव्य के अंदर और भी कई कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको हम लोग ईआर बोलते हैं, डिटेल में पढ़ने वाले दोस्तों सबके बारे में, और लवक, ये सभी जो है कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि पीले कलर का द्रव्य है और इसके अंदर सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अब इन कोशिकांगों शुरू करने से पहले हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या होती है। इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं दोस्तों। कोशिका की सबसे बाहरी परत जो कोशिका के घटकों को पर्यावरण से अलग करती है, पर्यावरण यानी कि आर पास के वातावरण से, तो वातावरण से अलग करने वाली सबसे बड़ी बाहरी परत जो कोशिका को वातावरण से अलग करती है, बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या करती है, कुछ पदार्थ को ही कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने देती है। यानी कि कोशिका झिल्ली होती है, कुछ पदार्थों को आने देती है, कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है, सभी प्रकार के पदार्थों को आने जाने नहीं देती। इसलिए ये किस प्रकार की झिल्ली है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली।
यानी कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये सेलेक्ट करके किसी पदार्थ को अपने अंदर जाने देती है, अपने अंदर से बाहर जाने देती है, हर किसी पदार्थ को बाहर या अंदर आने जाने नहीं देती, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली से पदार्थ का परिवहन, गैसीय पदार्थ का परिवहन विसरण विधि और तरल पदार्थ का परिवहन जो होता है वो परासरण विधि के द्वारा होता है। यानी कि ये कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, इसे कोई पदार्थ बाहर जाएगा, कोई पदार्थ अंदर आएगा, तो ये किस विधि के द्वारा आते हैं? तो कोई भी गैसीय पदार्थ है वो तो विसरण विधि के द्वारा अंदर या बाहर आता है, और कोई तरल पदार्थ है वो परासरण विधि के द्वारा अंदर या बाहर आता जाता रहता है। ये विसरण और परासरण विधि क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। विसरण तथा परासरण विधि में दोनों में गैसीय पदार्थ और तरल पदार्थ, यानी कि गैसीय पदार्थ विसरण विधि में और परासरण विधि में तरल पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करता है। यानी कि देखो यहां से आप डिफ्यूजन यानी कि विसरण होता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो ये इसकी सांद्रता, ये जो कण है इनकी सांद्रता क्या है, ये ज्यादा है, तो ये कण जो है इधर की तरफ गति करेंगे, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करेंगे। और कोशिका झिल्ली की कुछ और विशेषताएं होती है। कोशिका झिल्ली लचीली होती है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका, यानी पादपों और जंतु कोशिका दोनों के अंदर पाई जाती है। ये बनी किसकी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। जंतु कोशिका में सबसे बाहरी झिल्ली और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। यानी कि जंतु कोशिका, इसके सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन की कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन पादप कोशिका के अंदर यह सबसे बाहरी झिल्ली नहीं होती। सबसे बाहर कौन होती है? कोशिका भित्ति होती है। यानी कि पादप कोशिका के अंदर सबसे बाहर जो होती है वो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के नीचे क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। ये कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग? यानी कि हम जो है कोशिका होती है, जो सेल है हमारी, सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, या फिर हम इसको बोलते हैं आप लोग कोशिका द्रव्य होता है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर कोई कुछ ना कुछ इसकी क्या होती है? सांद्रता। और आप अगर किसी दूसरे बर्तन के अंदर, यानी कि इसके अंदर भी कोई एक विलयन डाला हुआ, इसकी भी कुछ सांद्रता है। इन दोनों सांद्रताओं का अनुपात कितना है, क्या रेशियो है, इसी को हम लोग कहते हैं सांद्रता के प्रकार। अलग अलग प्रकार के विलयनों की बात करेंगे हम लोग। यानी कि अगर कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव है इसकी सांद्रता और किसी बाहर के विलयन की सांद्रता बराबर है, ऐसे विलयन को हम लोग कहेंगे समपरासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब कोशिका के अंदर और वो बाहर की सांद्रता समान है तो ऐसा विलयन समपरासरी विलयन कहलाता है। यानी कि ऐसे विलयन के अंदर जब आप कोशिका को डुबो दोगे तो कोशिका के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोशिका जैसी है वैसी ही रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ सांद्रता क्या है? समान है। अति परासरण दाबी, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा। यानी कि ये जो कोशिका है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसकी जो है सांद्रता क्या होती है? ज्यादा होती है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। लेकिन जो आपने विलयन डाला, इस विलयन की इसकी कॉन्सेंट्रेशन या इसकी सांद्रता जो है वो कम होती है। जब आप इस कोशिका को इस विलयन के अंदर डालोगे तो क्या होगा? ये कोशिका के अंदर जो है सांद्रता ज्यादा है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ पदार्थ के कण चले जाएंगे, यानी कि कोशिका के अंदर के कण जो है वो बाहर चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा? यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर का जल बाहर निकल जाता है, जिससे कोशिका क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। यानी कि अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा तो कोशिका कैसे हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। अब होता है अल्प परासरण दाबी विलयन, यानी कि ये जो कोशिका है आपकी, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन आपने जो एक और विलयन लिया उसकी जो है सांद्रता ज्यादा है। तो आप अगर इसमें डालोगे तो ये अंदर वाले ये कण जो है इस विलयन वाले, वो कोशिका के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि ये कण कैसे गति करते हैं? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। यानी कि इस कोशिका के अंदर आ जाएंगे, और अंदर आ जाएंगे तो कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। तो जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर के अंतःपरासरण के कारण कोशिका फूल जाती है, और फूल के क्या हो जाएगी? फट जाएगी। ये आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इनको छोटा सा मैं आपको वापस समझा देता हूं। यानी कि जब कोशिका के अंदर का विलयन और कोशिका के बाहर के विलयन के अंदर जो सांद्रता है जब समान होगी तब कोशिका में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोशिका को ऐसे विलयन में डुबोया जाएगा कि कोशिका के अंदर जो परासरण, कोशिका के अंदर का जो दाब है, सांद्रता है वो ज्यादा है, और बाहर के विलयन की सांद्रता कम है, तो अंदर का विलयन जो है बाहर चला जाएगा, यानी कि कोशिका सिकुड़ जाएगी। ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं अति परासरण दाबी विलयन।
और जब कोशिका के अंदर का विलयन है उसकी सांद्रता कम है और बाहर के विलयन की सांद्रता ज्यादा है, तो कोशिका के अंदर जो है वो बाहर का विलयन आ जाएगा और कोशिका फूल के फट जाएगी, और ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं दोस्तों अल्प परासरणदाबी विलयन। अब हम अगले की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा जो कोशिकांग है उसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली है। ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। ये सख्त होती है, मजबूत होती है, मोटी होती है थोड़ी सी, ये देखो साइज में थोड़ी मोटी होती है, सरंध्र होती है यानी कि रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र यानी कि छेद पाए जाते हैं, और अजीवित संरचना होती है यानी कि इसके अंदर जीवन नहीं होता। कोशिका भित्ति जो पादपों में सेल्यूलोज की बनी होती है और कवकों में काइटिन की बनी होती है। दोस्तों दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो कोशिका भित्ति होती है वो पादपों के अंदर सेल्यूलोज की बनी होती है, और कवक जो होते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति हमेशा काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति सबसे बाहरी परत होती है पादपों की, ये रंध्र वाली होती है, मोटी होती है, मजबूत होती है और एक अजीवित संरचना होती है। काम क्या करती है कोशिका भित्ति? तो इसके अंदर रंध्र पाए जाते हैं यानी कि कोशिकाओं को संरचना प्रदान करती है, और ये क्या करती है, कुछ पदार्थों को बाहर और अंदर आर पार आने जाने देती है, यानी कि सरंध्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। कोशिका को मजबूती प्रदान करती है क्योंकि मजबूत और मोटी भित्ति होती है, और इसके अंदर मरम्मत और पुनर्जनन की जो है क्षमता होती है, यानी कि इसकी अगर डैमेज हो जाएगी तो इसके अंदर पुनः मरम्मत की क्षमता होती है, यानी कि अपने आप को ये वापस बना लेती है। तो कोशिका को संरचना देती है, मजबूती प्रदान करती है, रंध्र होने के कारण ये कुछ अणुओं को आर पार जाने देती है, और इसके अंदर मरम्मत और पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों केंद्र की। केंद्र कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जितने भी कोशिका के अंदर कार्य होते हैं उन कार्यों के ऊपर कंट्रोल कौन करता है, कोशिका के सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, वो केंद्र का करता है। केंद्र की खोज हमने पहले ही देख लिया था, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूएन हॉक ने की थी, और कोशिका द्रव्य की खोज जो है वो प्रोकंज ने की थी। साथ ही हमने ये पढ़ा था कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, प्राथमिक केंद्रक होता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली वाला केंद्रक नहीं होता। ये हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देख लिया, यानी कि ऐसा केंद्रक जिसके बाहर केंद्रक झिल्ली होती है वो यूकैरियोटिक केंद्रक होता है, और प्रोकैरियोटिक जो कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, वो एक प्रकार का प्राथमिक केंद्रक होता है। इसके चारों तरफ द्विस्तरीय झिल्ली पाई जाती है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, यानी कि केंद्र के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक में क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम जिसको हिंदी में दोस्तों हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, वो केंद्रक में पाए जाते हैं। तो केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार हो जाते हैं, और छड़ाकार गुणसूत्रों को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है कि क्रोमेटिन से आप क्या समझते हैं। तो जब कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र जो है अलग होकर धागे जैसी संरचना बना देते हैं, छड़ाकार संरचना बना देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। यहां से आप छोटा सा इस इमेज को अच्छे से समझे। ये कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्र के अंदर दोस्तों क्रोमोजोम होते हैं, और क्रोमोजोम किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्रोमोजोम यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और आपने देखा होगा, ये हम पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये समझा देता हूं कि क्या हमने लोग है पढ़ा क्या है, या फिर आपको क्या समझाना चाहता हूं मैं। क्रोमोजोम प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। ये जो क्रोमोजोम गुणसूत्र होते हैं ये प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। डीएनए जो कि आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, यानी कि कभी हम लोग ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो गुण है वो हमारे माता पिता से आते हैं, यानी कि माता और पिता से आते हैं। किस रूप में आते हैं, माता और पिता से जो है गुण हमारे अंदर कैसे आते हैं, डीएनए के थ्रू आते हैं दोस्तों, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों आप याद रखेंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और ऐसा ही एक वायरस के अंदर भी पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए क्या करता है, गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। और डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है, एक क्रियात्मक खंड है, उसको हम लोग जीन कहेंगे। तो छोटा सा पॉइंट इसको भी ध्यान रखेंगे कि केंद्र, कोशिका के अंदर केंद्र पाया जाता है। केंद्र सभी क्रियाओं पर जो है वो नियंत्रण करता है। केंद्र के अंदर क्रोमोजोम पाए जाते हैं, और जब ये कोशिका विभाजन के समय क्रोमोजोम जब अलग अलग होते हैं, छड़ाकार हो जाते हैं, उन क्रोमोजोम को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं।
क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए क्या करता है? डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जो है वो स्थानांतरण करता है, और डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगला, कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका का वह तरल भाग जिसमें सभी कोशिका अंग पाए जाते हैं। यानी कि आप इस कोशिका को देखें, इसमें आपको ये डार्क डार्क पूरा अंदर जो है ब्लैक डार्क दिख रहा होगा, ये जो है क्या है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य है, जिसके अंदर सभी प्रकार के कोशिका अंगक पाए जाते हैं। तो कोशिका का वह तरल भाग जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य कहलाता है। और सभी कोशिकीय क्रियाएं कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य के अंदर होती है, क्योंकि सारे ऑब्वियस बात है कि सारे कोशिका अंग पाए कहाँ जाते हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर। तो सारी क्रियाएं भी कहाँ होगी? कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य और केंद्रक झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कि कोशिका के अंदर के जो है कोशिका द्रव्य होता है, और केंद्र के अंदर भी जो क्या होता है? केंद्र के द्रव्य होता है। यानी कि केंद्र की झिल्ली के अंदर भी जीव द्रव्य पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली के अंदर भी जीव द्रव्य पाया जाता है। इन दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। अब हमारा अगला जो कोशिकांग है वो है हमारा अंतःप्रद्रवी जालिका या अंतःद्रवी जालिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कैसी होती है ये देखो, ये नलिका युक्त, कुछ तो देखो ये नलिकाओं युक्त होती है और कुछ जो है इस प्रकार से सीट वाली होती है। तो यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक विशाल तंत्र होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं होती। और हमारी स्तनधारी की जो एरिथ्रोसाइट है, एरिथ्रोसाइट दोस्तों हम लोग आरबीसी को कहते हैं। बता दो दोस्तों, आरबीसी को हम लोग जो है साइंस के अंदर एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, और हमारा तीसरा जो रक्त की कोशिकाएं होती है, प्लेटलेट्स, उनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो हमारी जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर ये ईआर, यानी इसको ईआर बोलते हैं शॉर्ट में दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ईआर जो है हमारी आरबीसी के अंदर नहीं पाई जाती और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी नहीं पाई जाती। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है अंतःप्रद्रवी जालिका, एक तो होती है आरईआर, एक होती है दोस्तों एसईआर। आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ऐसे हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतःद्रवी जालिका और चिकनी अंतःद्रवी जालिका। खुरदरी क्यों होती है, इनको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं कि खुरदरी अंतःद्रवी जालिका क्या होती है और ये खुरदरी क्यों होती है। जब सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो ये खुरदरी प्रतीत होती है, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम जो क्या करते हैं? प्रोटीन निर्माण करते हैं या फिर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। कभी भी ध्यान रखें दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हमारी कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, या फिर हमारे कोशिका का कौन सा कोशिकांग प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है? वो करता है दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और राइबोसोम कहाँ चिपके रहते हैं? ये खुरदरी अंतःद्रवी जालिका पर चिपके रहते हैं। अंतःद्रवी जालिका खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? ये येलो येलो कलर के राइबोसोम पाए जाते हैं। और क्या काम करती है? यहाँ प्रोटीन का निर्माण भी होता है। यह राइबोसोम द्वारा निर्मित प्रोटीन को अन्य कोशिकांगों तक भेजने का कार्य भी करती है। पहला काम तो इसके ऊपर जो है खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और दूसरा ये कार्य करती है कि जो ये प्रोटीन राइबोसोम बनाता है, इन प्रोटीन को कोशिका के दूसरे अंगों तक भेजने का काम कौन करती है? ये खुरदरी अंतःद्रवी जालिका करती है। दूसरी हमारी होती है दोस्तों एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नलिकाकार होती है दोस्तों, नली वाली दिख रही है आपको, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये झिल्ली व नलिकाओं से बनी होती है, और ये वसा या लिपिड के अणु बनाने में मदद करती है। यानी कि जो फैट के अणु हैं, लिपिड के अणु हैं, उनको बनाने में मदद कौन करती है? चिकनी अंतःद्रवी जालिका, या फिर इसको शॉर्ट में कहें तो दोस्तों एसईआर। कभी दोस्तों क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि अंतःद्रवी जालिका के कुछ कार्यों का वर्णन करो, तब आपके लिए क्वेश्चन मैंने बनाया है और आप इसको आराम से पढ़ें कि अंतःद्रवी जालिका के आप क्या क्या कार्य पढ़ेंगे। तो कोशिका के अंदर और केंद्र के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। यानी कि कोशिका के अंदर, यहां से आप इमेज से समझे दोस्तों, ये केंद्रक है, ये केंद्रक से अंदर के कुछ केंद्रक के अंदर पदार्थों को बाहर कोशिका के द्रव्य के अंदर लाता है और बाहर के पदार्थों को केंद्र के अंदर भेजता है। यानी कि कोशिका के अंदर और केंद्र के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाता है। यानी कि कुछ कोशिका अंग जो बायोकेमिकल क्रियाएं करते हैं, जैसे राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण करने के लिए एक सतह उपलब्ध करवाता है, यानी कि बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाते हैं।
वसा व प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं, क्योंकि एसीआर जो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो वसा का निर्माण करती है, और आरईआर के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो वसा और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। एसीआर यकृत कोशिकाओं में विष तथा दवाओं को निर्विषीकरण के करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो हमारा लीवर होता है, लीवर की जो एसीआर होती है, जब हम कोई भी दवाई लेते हैं या फिर हमारे शरीर के अंदर विष बन जाता है किसी भी चीज का, या फिर हम विष ग्रहण करते हैं, तो उस विष को कम करने के लिए या फिर दवा के प्रभाव को कम करने का, यानी कि निर्विषीकरण का काम कौन करता है? डिटॉक्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो हमारे जो लीवर होती है, लीवर की एसीआर करती है। यानी कि एसीआर यकृत की कोशिकाओं में जो है विष तथा दवा को निर्विषीकरण करने में मदद करती है। अब हमारा अगला दोस्तों जो कोशिकांग है उसका नाम है गोल्जी उपकरण, या जिसको इंग्लिश में दोस्तों हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। ये पतली झिल्ली युक्त चपटी कोशिकाओं का समूह होता है। ये देखो, ये चपटी सी कोशिकाएं होती है पतली पतली, जो एक दूसरे के कैसी रहती है? यूं समांतर रहती है दोस्तों, यूं। इनका आविष्कार जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसीलिए इनका नाम गोल्जी उपकरण हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं होती, और हमारी आरबीसी में भी ये उपस्थित नहीं होती। यानी कि ईआर भी हमारी आरबीसी में नहीं होती और गोल्जी बॉडी भी हमारे आरबीसी में नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी ये दोनों नहीं पाए जाते। गोल्जी बॉडी कार्य क्या करती है दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन है। लिपिड बनाने में मदद करती है, ईआर में संश्लेषित लिपिड और प्रोटीन का संग्रहण करती है। यानी कि ईआर के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनता है और जो लिपिड बनता है, उनका स्टोरेज कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है, यानी कि उनका संग्रहण करती है, और उन्हें कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों तक भेजा जाता है। आप इस इमेज को देखें दोस्तों, ये कुछ प्रोटीन जो है ये ईआर ने बनाए। ये प्रोटीन जो है यहाँ से कहाँ जाए? गोल्जी बॉडी में गए, और गोल्जी बॉडी क्या करता है? ये कोशिका से बाहर भेज देता है, और यहाँ से कुछ कण जो है वो कोशिका से बाहर से अंदर की तरफ लेता है, और उनसे क्या बनाता है? लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। तो ये आपको इमेज दोस्तों अच्छे से जूम करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या करता है? कोशिका के अंदर और बाहर भेजने में भी मदद करता है पदार्थों को। प्रोटीन और लिपिड का जो है ये संग्रहण भी करता है, यानी कि स्टोरेज करता है। और दूसरा काम ये करता है दोस्तों, लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। और लास्ट आप ध्यान रखेंगे, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करता है। यानी कि दोस्तों सारे पॉइंट आप एक बार रिवीजन सुने कि गोल्जी बॉडी क्या क्या काम करती है। पहले तो लिपिड बनाने में मदद करती है, जो लिपिड और प्रोटीन ईआर ने बनाए हैं उनका संग्रहण करती है और उनको कोशिका से बाहर और अंदर भेजती है। उसके बाद जो है लाइसोसोम का निर्माण भी कार्य करती है, और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में भी हेल्प करती है, सहायता करती है। अगला हमारा कोशिकांग है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस बोलते हैं दोस्तों इसको सेल का। कोशिका का पावर हाउस यानी कि बिजली ग्रह किसको कहते हैं? शक्ति ग्रह, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। यह कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है इसको। दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, यानी कि दो झिल्लियां पाई जाती है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, यानी कि आरबीसी में भी प्रेजेंट होता है। बाह्य झिल्ली चिकनी और छिद्रित होती है, और आंतरिक झिल्ली बहुत ही वलित होती है। यानी कि बाहरी झिल्ली तो एकदम चिकनी सी होती है, और अंदर की देखो ये दोस्तों बहुत वलय वाली होती है, यानी बहुत घुमाव मोड़ वाली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज है, और इसके अंदर इसका अपना खुद का डीएनए होता है। ये दोस्तों आपको डीएनए दिख रहे होंगे, और इसके खुद के क्या होते हैं? ये राइबोसोम होते हैं। ध्यान रखें कि किस कोशिकांग के अंदर अपना खुद का जो है डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगला हमारा जो कोशिकांग है वो है दोस्तों रिक्तिका, जिसको रसदानी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको दोस्तों वैक्यूल बोलते हैं। अब वैक्यूल या रिक्तिका रसदानी क्या कार्य करती है? इन कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली आकार की संरचनाएं होती है, जिन्हें हम लोग रिक्तिका या रसदानी कहते हैं। यानी एक थैली आकार की जो है संरचना होती है। जंतु कोशिकाओं में रसदानी छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में रसदानी बड़ी होती है। बड़ी रिक्तिकाएं पादप कोशिका का 90% भाग घेरे रखती है। रिक्तिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। दोस्तों सारे पॉइंट जो है हमारे को याद करने वाले होते हैं। मैं कितनी कोशिश करूँ अच्छे से समझाने की, फिर भी याद तो हमें करने ही पड़ते हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, कोशिका के अंदर जो है एक प्रकार से थैले जैसी संरचना होती है, उसको हम लोग रसधानी कहते हैं। प्लांट कोशिकाओं में ये साइज बड़ी होती है, और एनिमल कोशिकाओं के अंदर इनकी साइज क्या होती है? छोटी होती है। और इसकी जो झिल्ली होती है, इसके जो बाहरी आवरण होता है रिक्तिका का,
इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिक्तिका की झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। कार्य क्या करती है रसधानी? तो रसधानी पादप कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। स्फीति यानी कि मजबूती, इलास्टिसिटी भी आप इसको बोल सकते हो, यानी कि बहुत ही ये इसको फैला सकती है और इसको कम कर सकती है। तो रसधानी पादप कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करती है और कठोरता प्रदान करती है। एक कोशिकीय जीव में रसधानी अतिरिक्त जल यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है किसी भी एक कोशिकीय जीव के अंदर, और अपशिष्ट पदार्थों को उनको शरीर से या कोशिका से बाहर निकालने का काम भी कौन करता है? रसधानी करती है। और यह कोशिका अंदर परासरण दाब का नियंत्रण व पादप कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करने का कार्य भी करती है। यानी कि पादप कोशिका के अंदर आपने देखा होगा, मैंने ये बताया था कि समपरासारी विलयन, अति परासारी विलयन और अल्प परासरण दाबी विलयन होते हैं। अल्प परासरण दाबी विलयन के अंदर जब आप कोशिका को डाल देंगे तो बाहर का विलयन जो है अंदर आ जाएगा और कोशिका फूल के फट जाएगी। लेकिन पादप कोशिका के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर जो रसधानी होती है वो बहुत बड़ी होती है। और ये क्या करती है? ये पादप कोशिकाओं के अंदर क्या करती है? परासरण दाब का नियंत्रण करती है, यानी कि परासरण दाब ज्यादा कम और ज्यादा नहीं होने देती। और अपशिष्ट पदार्थ जितने भी होते हैं पादप कोशिका के, उनको जो है इकट्ठा करने का काम भी कौन करती है? रसधानी करती है। एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा, यूग्लिना या पैरामीशियम। इन एक कोशिकीय जीवों के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी आ जाता है या फिर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन सभी को बाहर निकालने का काम भी रसधानी करती है। और पादप कोशिका को मजबूती और कठोरता प्रदान करने का काम भी कौन करती है? रसधानी करती है। ये आप इमेज से देख सकते हो दोस्तों, ये होती है दोस्तों, ये रसधानी है, बड़ी सी दिख रही है आपको। और इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अब अगला हमारा जो दोस्तों कोशिकांग है वो कौन सा है? लाइसोसोम, जिसको हम लोग आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम एक झिल्ली वाली पुटिका होती है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी चीज को पाचन करने में मदद करते हैं। और इन एंजाइमों का निर्माण कौन करता है? आरईआर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि लाइसोसोम के अंदर जो पाचक एंजाइम होते हैं, उन पाचक एंजाइमों का निर्माण कौन करता है? आरईआर करती है। इनका कोई निश्चित आकृति आकार नहीं होता, इनका कोई भी आकार आकृति नहीं होता। मुख्यतः जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पादप कोशिकाओं में भी लाइसोसोम पाए जाते हैं। ये इनका मतलब ये मुख्यतः जो है लाइसोसोम जो है वो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। कुछ पादप कोशिकाओं में भी लाइसोसोम पाए जाते हैं। बात करें इनके कार्य की, तो इनका मुख्य कार्य है कोशिका के अंगों को, टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ रखना। यानी कि कोई भी डैमेज हो जाता है कोशिका का पार्ट, तो उसको जो है पाचित करके कोशिका को क्या रखते हैं? साफ और स्वस्थ रखते हैं। इनको आत्मघाती थैली कहते हैं, लाइसोसोम को। पूछ ले कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो उपापचय क्रियाओं में जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कि जितने भी कार्य कोशिका करती है उनमें जब कोशिका डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम की पुटिकाएं फट जाती है और एक एंजाइम स्रावित हो जाते हैं। जो पाचक एंजाइम लाइसोसोम के अंदर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और अपनी कोशिकाओं को ही पाचित कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। जब कोशिका अपने कार्य करती है तो जब कोशिका कभी कभी डैमेज हो जाती है, जब कोशिका डैमेज हो जाती है तो उसका लाइसोसोम बाहर आ जाता है। लाइसोसोम की जो पुटिकाएं होती है वो फट जाती है, यानी कि उसकी ऊपरी झिल्ली जो होती है वो फट जाती है। जब लाइसोसोम की बाहर की झिल्ली फट जाती है तो लाइसोसोम के अंदर के जो एंजाइम होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। उन एंजाइमों का काम होता है दोस्तों पाचन करना, तो उस जो डैमेज हुई कोशिका होती है उसी का ही पाचन कर लेते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई लाइसोसोम जो है जिस कोशिका में था उसी कोशिका का पाचन कर लेता है। इसलिए लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती थैली कहते हैं। इंग्लिश में इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। अगला हमारा कोशिकांग है दोस्तों जिसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड या प्लेस्टिड बोलते हैं इसको दोस्तों, लवक बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, इसको ध्यान रखेंगे। तो लवक जो है सिर्फ पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, यानी कि इनके ऊपर जो है डबल आवरण पाया जाता है। जो पौधों के अंदर भोजन का संश्लेषण यानी कि भोजन बनाते हैं और भोजन का भंडारण करते हैं, यानी भोजन को स्टोरेज भी करते हैं। तो पूछ ले कभी कि पादप कोशिका के अंदर भोजन का स्टोरेज या भोजन बनाने का कार्य और भोजन का स्टोरेज करने का काम कौन करता है? तो प्लास्टिड करता है। पादप कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ इकट्ठे होते हैं? तो वो रसदानी में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ प्लेस्टिड में भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का एक राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। उसी प्रकार हमारे प्लेस्टिड के अंदर भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। दो प्रकार के प्लेस्टिड होते हैं दोस्तों, एक रंगीन लवक होता है, एक रंगहीन लवक होता है, यानी कि एक रंगों वाला होता है, एक बिना रंग का होता है। रंगों वाले लवक को हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और जो बिना रंग वाला यानी कि जो सफेद रंग वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यानी कि जो क्रोमोप्लास्ट यानी कि जो रंगों वाला होता है, जिस क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, इसलिए हमने शुरू में पढ़ा कि प्लास्टिड जो है वो भोजन का संश्लेषण करने में मदद करते हैं। अब हमारा दोस्तों सबसे अंतिम पॉइंट है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन क्या होता है? विभाजन के अर्थात होता है टूटना। डिवीजन का मतलब होता है टूटना, यानी कि जब पुरानी कोशिका टूट के जब नई कोशिकाएं बनेगी उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है। और कोशिका विभाजन हमारे शरीर में दो प्रकार का होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है और दूसरा होता है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में माइटोसिस बोलते हैं और अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस बोलते हैं दोस्तों। यानी कि एक कोशिका होती है और अलग अलग प्रक्रियाओं के स्वरूप जो है दो अलग अलग कोशिकाएं बनती है, नई कोशिकाएं बनती है, उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है? जब हमारे शरीर की वृद्धि के लिए कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है, इस प्रकार का विभाजन समसूत्री विभाजन कहलाता है। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा कोई भी घाव भर रहा है, या हमारी जो है मसल बढ़ रही है, मतलब हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है। और शरीर की वृद्धि कैसे होगी? जब कोशिकाएं क्या होगी? विभाजित होकर नई नई कोशिकाएं बनाएगी। तो हमारे शरीर के लिए या फिर किसी भी प्रकार के घाव को भरने के लिए कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। ऐसे विभाजन को हम लोग दोस्तों समसूत्री विभाजन कहेंगे। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाएं जनक कोशिकाओं के समरूप होती है। ये संतति कोशिकाएं और जनक कोशिकाएं क्या होती है? जनक का मतलब होता है जिससे बनती है, यानी कि ये जो पुरानी कोशिका इसको हम लोग जनक कोशिका कहते हैं, और जो कोशिकाएं बनती है इसको हम लोग संतति कोशिकाएं कहते हैं। जो नई कोशिकाएं बनती है समसूत्री विभाजन में, वो पुरानी कोशिकाओं के एक जैसी सेम टू सेम होती है, यानी कि संतति कोशिकाएं जनक कोशिकाओं के समरूप होती है। गुणसूत्रों की संख्या भी जनक कोशिकाओं के समान होती है। समसूत्री कहते हैं इसलिए इसको है, सम का मतलब होता है समान, तो समसूत्री यानी कि समान गुणसूत्र, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के जितनी ही होती है संतति कोशिकाओं में। यानी कि इसके अंदर भी 1, 2, 3 और 4 गुणसूत्र थे, तो इनके अंदर भी कितने गुणसूत्र रहेंगे? 4 गुणसूत्र रहेंगे। समसूत्री विभाजन जीवों के शारीरिक वृद्धि और ऊतकों में मरम्मत में सहायता करता है। कि हमारे अंदर जो शारीरिक वृद्धि होती है, जैसे हाइट बढ़ रही है, मसल बढ़ रही है, उस शारीरिक वृद्धि के लिए और हमारे ऊतकों की मरम्मत के लिए, यानी कि जब हमारे कोई भी सेल या टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, उन टिश्यू को डैमेज होने से उनके जो है मरम्मत के लिए भी कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और हमारा दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध का मतलब होता है आधा, यानी कि जो जनक कोशिका है, जनक कोशिका से संतति कोशिका बनेगी, तो गुणसूत्र अगर इसमें 2 है तो इसमें कितना होगा? 2 कोशिकाओं में 1-1 होगा, यानी कि गुणसूत्रों में जो है जनक कोशिका से संतति कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। कहाँ होता है ये? जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों की कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है और निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करती है। यह विभाजन अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। जब दोस्तों कोशिका विभाजन ये कहाँ पे होता है? जब हमारी जनन कोशिकाएं होती है, प्रजनन अंगों की कोशिकाएं होती है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं, मेल और फीमेल गैमीट जब मिलते हैं, तो क्या बनता है दोस्तों? वो भ्रूण बनता है। और जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण बनने की प्रक्रिया जो है किस प्रकार की कोशिका विभाजन के द्वारा होती है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, निषेचन के बाद संतति का निर्माण होता है, यानी कि जब भ्रूण बनता है, जाइगोट जिसको बोलते हैं, वो भ्रूण का निर्माण कैसे विभाजन के द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, यानी कि जनन कोशिकाओं के अंदर ये पाया जाता है। बाकी हमारे जितने भी शरीर के अंदर विभाजन होते हैं, किसी भी प्रकार की ग्रोथ होती है, वो सिर्फ और सिर्फ समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा निषेचन के पश्चात, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर भ्रूण बनाते हैं, उस समय जो है कोशिकाओं के अंदर किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है।
अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में जनक कोशिकाओं से 2 संतति कोशिकाएं बनती है, यानी कि जनक कोशिका से जो है 2 संतति कोशिकाएं बनती है, और दूसरे स्टेप के अंदर जो है 2 संतति कोशिकाओं से नई 4 संतति कोशिकाएं बनती है, यानी कि 2 से नई कितनी बनती है, 4 संतति कोशिकाएं बनती है। यानी कि पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन जब दूसरा होता है, उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती, यानी कि इसके अंदर भी 2 गुणसूत्र है तो इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 गुणसूत्र है तो इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है। यानी कि गुणसूत्र जो अर्धसूत्री विभाजन है वो 2 स्टेप में होता है। पहला अर्धसूत्री होता है और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन की जगह वो समसूत्री होता है। तो 2 स्टेप में होता है। पहले एक कोशिका से 2 नई कोशिकाएं बनेगी, और उसके बाद जब 2 नई कोशिकाएं बन गई, उन 2 नई कोशिकाओं से 4 नई कोशिकाएं बनेगी। और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या में आधी होती है। यानी कि जब आप देख रहे हो इसके अंदर 4 कोशिका हैं, और जब हमारी फाइनल कोशिका बनी उसके अंदर कितनी है, 2 कोशिकाएं, तो 4 की कितनी होगी, आधी हो गई। तो जब जनक कोशिकाएं से जब संतति कोशिकाएं बनती है तो उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है दोस्तों, आधी हो जाती है। दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक हमने सारे पॉइंट इस चैप्टर के क्लियर किए, आपको एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे पॉइंट एकदम क्लियर हुए होंगे। एक भी ऐसा पॉइंट मैंने नहीं रखा जो आपके इस एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन कम एक भी पॉइंट नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आगे आपको कोई भी वीडियो, अगर किसी भी चैप्टर का वीडियो अगर आपको चाहिए, किसी भी क्लास का, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।